हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकौशल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारे चैनल पर HSC CET मेंस का बैच स्टार्ट कर रखा है। तो उसी सीरीज में हमारी आज की जो नेक्स्ट यूनिट है वो है इंडियन इकोनॉमी। हमने इंडियन इकोनॉमी वाली यूनिट स्टार्ट कर रखी है, जिसका पार्ट 1 वो आ चुका है, जिसके अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। उसके अंदर जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ये हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हमने कंप्लीट सिलेबस करवाया है। तो इसकी पहले भी हमने काफ़ी सारी यूनिट्स को कवर करवा दिया है। पहले इसकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको, वो जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस एक्सेस हो जाएगी और इसका जो पार्ट 1 है वो भी आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात करें PDF की, तो इस वीडियो का आपका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको इसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर मिल जाएगा। आप वहां से जाके रीड कर सकते हो। अब देखो, हिंदी मीडियम वाले कई बच्चे बोलते हैं कि हिंदी उनको समझ नहीं आती, थोड़ी मतलब टफ जो वर्डिंग है वो सही नहीं होती। तो अब ये देखो, ये जो कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, इनके वर्ड्स ही ऐसे होते हैं, मतलब ये इंग्लिश के अंदर ही इनके अच्छे से मीनिंग समझ आते हैं। इतना ज़्यादा इनकी हिंदी के अंदर मतलब इनका रिसर्च वर्क इतना हुआ नहीं होता, तो इसलिए वो जो वर्ड हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आप जो डिफ़िकल्ट आपको वर्ड लगते हैं वो आप इंग्लिश वाले नोट से कवर कर सकते हो। मतलब इंग्लिश दोनों नोट्स जो है वो स्टडी किया करो। एक जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो आप हिंदी वाले से समझ लो, और जो एग्जैक्ट वर्ड है वो आप इंग्लिश वाला याद रख लो। इससे आपको आसानी होगी। मतलब बाईलैंग्वेज आप करो, सिर्फ हिंदी जो वाले नोट्स हैं उन पे ही फोकस मत करो, उससे आपको डिफिकल्टी होगी समझने की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वो हमारी आज की क्लास। ये हमारा सिलेबस है इस यूनिट का, जिसके ये जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। आज हम ये जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं इनको कवर करेंगे। देखो, ये जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है ये हमने हरियाणा इकोनॉमी वाली क्लास लगाई थी, जिसके अंदर हमने एग्रीकल्चर की क्या फीचर हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी है, ये टॉपिक्स हमने उसके अंदर कवर कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सेम एज इट इज़ वही टॉपिक है, और ये इस यूनिट में भी दे रखे हैं आपके और हरियाणा इकोनॉमी वाले में भी दे रखे हैं। तो वहाँ पर हमने इनको डिस्कस कर लिया, हम रिपीट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो टॉपिक वहाँ पर मतलब उस यूनिट के अंदर डिस्कस नहीं किए उनको करेंगे सिर्फ। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर पॉलिसी है, ये एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मतलब ये नई टाइप्स एग्रीकल्चर के फार्मिंग के, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहा हमारा प्लानिंग पीरियड के दौरान, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या है, इनको डिस्कस करेंगे। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसके अंदर 3 मेन इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो MSME वाला पोर्शन है ये भी हमने हमारी हरियाणा इकोनॉमी वाली क्लास के अंदर अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, तो यहाँ पर भी हम इसको भी रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए सर्विस सेक्टर से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इनको हम पार्ट 3 के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग से। अब देखो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग हम का मतलब हम क्या समझते हैं कि कोई बिजनेस जो प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेके उसको फाइनल जो कंज्यूमर है उस तक पहुंचाने से रिलेटेड जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम मार्केटिंग बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होगी कि एग्रीकल्चर जो खेती से जो एक तरह से जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब खेती से जो भी फसल एक फार्मर जो उगाता है, उस फसल की उस एक तरह से उस फार्म प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, वो होती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर वो सारे मेथड्स होंगे जो एक प्रोडक्ट, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेके उसको फाइनल जो कंज्यूमर है उस तक पहुंचाने से रिलेटेड जो भी एक एक्टिविटी एक फार्मर को करनी पड़ेगी वो सारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर आएगी। जैसे कि उसको गैदरिंग से रिलेटेड, वो मतलब जो उसने खेती की जो एक तरह से जो फसल उगाई उसको इकट्ठा करने से रिलेटेड, उसकी स्टोरेज से रिलेटेड, उसको प्रिपरेशन से रिलेटेड। प्रिपरेशन, आप देखो कई प्रोडक्ट कैसे होते हैं जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से आते हैं वो डायरेक्ट यूजेबल नहीं होते, उनकी कुछ एक तरह से प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें
एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होगी। फिर शिपिंग यानी कि उसको जो ट्रांसपोर्टेशन करना, जिस जो कस्टमर है उस तक पहुंचाने से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्लूड होती हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। अब देखो एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है उसका एक तरह से मेन पर्पज है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको बेचना, ठीक है। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो रोल प्ले करते हैं कि अब देखो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो सीजनल होता है कि एक सीजन के अंदर जो है वो गेहूं का प्रोडक्शन होगा, दूसरे सीजन के अंदर चावल वगैरह इनका प्रोडक्शन होगा। लेकिन बात करें हम डिमांड की तो डिमांड तो कंटिन्यू रहती है। तो इस तरह से ये जो गैप है सप्लाई के बीच में और डिमांड के बीच में, इस गैप का एक तरह से फुलफिल करना, मतलब इस गैप्स की से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करना, ये इस चीज़ को मैनेज करना भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। अब बात करें क्या स्टेप्स जो है एक तरह से क्या प्रोसेस होती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। अगर एक फार्मर अपने मतलब अपने प्रोडक्ट की, अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग करना चाहता है तो उसको किन स्टेप्स के थ्रू ये पूरा वर्क है वो करना पड़ेगा। सबसे पहले है गैदरिंग ऑफ प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट। देखो हार्वेस्टिंग के बाद अपना जो प्रोडक्ट है, जो फसल उसने उगाई है उसको इकट्ठा करेगा, गैदर करेगा। देन प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोड्यूस यानी कि उसको प्रोसेस करेगा, एक जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस आया है, जो प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर के यूजेबल फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट करेगा, बदलेगा। देन ग्रेडिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इस क्वालिटी। अब देखो कुछ तो प्रोडक्ट होते हैं अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कुछ जो है वो थोड़ा मतलब कुछ की क्वालिटी जो है वो कम होती है, तो क्वालिटी वाइज उनको अलग अलग कैटेगराइज ग्रेड मतलब एक कैटेगरी के अंदर उनको डिवाइड करेगा। देन पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट एज पर बायर प्रेफरेंस यानी कि फिर अब ये यहाँ पर क्वालिटी के बेसिस पे अलग अलग बांट लिया उनको, फिर उनकी पैकिंग करेगा। पैकिंग जैसे देखो अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है जो मिल्क होता है, मिल्क मतलब एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर से रिलेटेड है। तो मिल्क का क्या होता है, पहले मतलब उसको गैदर करेगा, इकट्ठा करेगा, फिर उसकी पैकिंग वगैरह जो है वो करनी होती है। अब देखो कई बार क्या होता है कि कुछ फार्मर्स जो है वो नहीं कर पाते, अपना प्रोडक्ट है वो तो डायरेक्ट सेल कर देते हैं, तो वो जो कंपनी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेच रही है वो करती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो वो ये स्टेप उसके लिए हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो पैकिंग करेगा प्रोडक्ट की बायर की अकॉर्डिंग की, बायर जो है वो कितनी क्वांटिटी में खरीद सकता है उसके बेसिस पे पैकेट्स में उसको डालेगा, पैकिंग करेगा। देन स्टोरिंग ऑफ द प्रोडक्ट फॉर फ्यूचर सेल। अब देखो डिमांड जब होगी तब उस प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, तो उस डिमांड के क्रिएट होने तक उस प्रोडक्ट को स्टोर करके रखेगा, और फाइनल जब डिमांड आएगी, जब कस्टमर डिमांड करेगा तो उस प्रोडक्ट को बेच देगा उस पर्टिकुलर कस्टमर को, ठीक है, पर्टिकुलर कंज्यूमर को। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर पॉलिसी की। तो एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होती है? एग्रीकल्चर पॉलिसी यानी कि वो एक नीति, वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के पर्पज से, कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से एफिशिएंट अच्छे तरीके से खेती जो है वो की जा सके। इसके लिए जो पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर पॉलिसी। एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है उसका क्या एक तरह से पर्पज होता है, एग्रीकल्चर पॉलिसी का पर्पज होता है कि एग्रीकल्चर जो खेती है उसको के जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना, एफिशिएंसी है फार्मर्स के खेती करने की, मतलब वो जो टेक्निक्स यूज कर रही हैं खेती के लिए उन सारी चीज़ों से रिलेटेड डेवलपमेंट करना, फार्मर की इनकम को इंक्रीज करना, फार्मर के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, उसको इम्प्रूव करना, ये सारे पर्पज होते हैं एग्रीकल्चर पॉलिसी के। यानी कि ये स्टेप गवर्नमेंट लेती है कि मतलब ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के गवर्नमेंट जो है वो अपना पॉलिसी जो रूल्स रेगुलेशंस जो है वो एक तरह से प्रिपेयर करती है। अब देखो कुछ और मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले रेजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट। इनपुट क्या होते हैं? इनपुट यानी कि अब देखो कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ सामान स्टार्टिंग में लगाना पड़ता है, तो वो जो चीज़ें हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट। जैसे हमें पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है, या फिर हमें कुछ और ह्यूमन रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, फाइनेंस पैसा लगाना पड़ता है, कुछ और फिजिकल एसेट्स लगानी पड़ती है, तो ये जो सारा सामान इनको हम इनपुट बोलते हैं। तो इनपुट से जो हमें प्रोडक्टिविटी मिल रही है उसको बढ़ाना मेन ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर पॉलिसी का। नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पुअर फार्मर। जो गरीब फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनको मतलब उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंदर।
नेक्स्ट, मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज किया जाता है, यानी कि नई नई टेक्निक्स, नए नए रिसर्च वर्क जो हैं वो किए जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट, चेकिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब देखो ज़्यादा एग्रीकल्चर की वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट के ऊपर भी कई बार नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो वो क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड चेकिंग वगैरह करना, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है एग्रीकल्चर पॉलिसी का। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रिसर्च और ट्रेनिंग, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको नए नए तरीके सिखाना कि कैसे नए तरीके से वो अपनी जो मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, किन किन नई नई तरीके क्या क्या रिसर्च हो रहा है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है एग्रीकल्चर पॉलिसी का। तो ये थे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर पॉलिसी के। अब हम बात करते हैं कुछ नई डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अभी हुई है रिसेंट के अंदर। 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और कॉर्पोरेट फार्मिंग। एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो फार्मर है और एक जो बिजनेसमैन बोल लो या सेलर बोल लो, ये जो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ये जो बिजनेस है या जो सेलर है ये क्या मतलब ये क्या बोलता है फार्मर को कि आप जो है अपना जो खेती कर रहे हो उसका जो भी प्रोडक्शन होगा वो मेरे को सेल कर दोगे। ठीक है, ये ऐसा बोलता है और इसके बदले में ये जो है ये एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फार्मर को कि मैं आपको जो आपका खेती करने के लिए जो सामान चाहिए होगा, जो भी स्टार्टिंग में जो बीज वगैरह या और जो पैसे वगैरह चाहिए होंगे उनके लिए सपोर्ट कर दूंगा। और ये जो प्राइस वगैरह है वो सारी चीज़ें पहले डिसाइड हो जाती कि इस रेट पे मैं आपका जो प्रोडक्शन पूरा जो सप्लाई मतलब एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसको खरीद लूँगा। तो ये एक पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाए एक फार्मर के बीच में और एक कंपनी के बीच में। तो इस तरह की फार्मिंग को, खेती को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट के दौरान एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो किया जाए बिटवीन द बायर एंड द फार्मर, यानी कि जो खरीदने वाली कंपनी है बायर और जो फार्मर, उसके बीच में एक एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो। यहाँ पर फार्मर जो है वो इस बायर से बोलता है कि आपको जिस तरह के सामान की ज़रूरत है, जिस तरह के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की ज़रूरत है, मैं आपको वो आपको प्रोवाइड करूँगा, आपको दूंगा। और ये बायर उसके बदले में पहले से रेट बता देता है कि इस रेट पे मैं आपका ये सामान खरीद लूँगा। उसके बदले में ये बायर है जो है मतलब कई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि ये इसको पहले से सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है उस खेती को करने के लिए, जो उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है वो भी प्रोवाइड करता है। तो ये जो है इस तरह की जो खेती है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, अब देखो जो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए जो हमें मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, यानी कि जो खाद वगैरह जो भी हमें पोषक तत्व जो भी हमें फसल को उगाने के लिए चाहिए होते हैं, वो अगर ऐसे यूज किए जाएं, वो अगर ऑर्गेनिक यूज किए जाए, ऑर्गेनिक यानी कि जो ऐसी चीज़ें यूज किए जाए जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, यानी कि पर्यावरण जो है वो सफ़र ना हो उन चीज़ों से, यानी कि जो केमिकल वाली जो एक तरह से फर्टिलाइजर्स हैं वो यूज ना करें, एक ऑर्गेनिक तरीके से हम जो खेती करें तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी कि जो एनिमल वेस्ट है, एनिमल जो डंग है, काऊ डंग, बफेलो डंग, उनका यूज़ करके हम खेती करें, यानी कि केमिकल का यूज ना करें। जो ऑर्गेनिक तरीके हैं हमारे, जो हमारी एक तरह से जो पुराने ज़माने से जो हम करते थे, एनिमल वेस्ट जो है वो घर पे एक तरह से खाद हम तैयार करें ऑर्गेनिक तरीके से, उस मतलब उन केमिकल्स, उन चीज़ों का यूज करके अगर हम खेती करते हैं तो उस तरह की खेती को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये जो फार्मिंग है इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और जो ये फसल उगती है वो भी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हेल्दी होती है वो फसल भी। क्योंकि अब देखो एक तो केमिकल का यूज करके हम हमारी फसल उगाएं तो उसका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर भी नुकसान होगा। केमिकल्स जो है वो सोयल की फर्टिलिटी, जो मिट्टी की फर्टिलिटी है हो सकती है वो कम करेंगे, वो एक तरह से हमारे हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए ये एक नया कंसेप्ट, इन्वायरमेंट वाली जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एक नया कंसेप्ट है वो आया, जिसके थ्रू इस तरीके से खेती की जाए जो केमिकल वगैरह पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज ना किया जाए, और जो हमारे पुराने तरीके हैं, जो हमारी जो एक घर पे हम जो खाद तैयार करते हैं हमारे देसी तरीके से,
जो उस वेस्ट मतलब उस फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाए खेती के दौरान, ठीक है। तो उस तरीके की जो फार्मिंग होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो जो सिक्किम हमारा स्टेट है वो पहला ऐसा स्टेट बना जहाँ पर 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया, यानी कि वहाँ पर सभी जगह पर ये जो केमिकल वगैरह है इसका यूज बंद कर दिया गया। 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया था 2016 के अंदर, पहला ऐसा स्टेट बना था हमारा सिक्किम, ठीक है। फर्स्ट और ओनली स्टेट जो ऑर्गेनिकली 100% क्लेम करता है कि वो ऑर्गेनिक स्टेट है, यानी कि वहाँ पर खेती के दौरान ये केमिकल वगैरह पेस्टिसाइड यूज नहीं होते। अब देखो ये तो स्टेट बना फर्स्ट, एक यूटी जो है यूनियन टेरिटरी वो भी बनी है ऑर्गेनिक। वो उसका नाम जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, वो पता करके कि कौन सी यूटी है जो वो ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी बनी है। ये तो स्टेट है, यूटी कौन सी है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक कॉर्पोरेट फार्मिंग। अब देखो ये कॉर्पोरेट फार्मिंग क्या होती है। कॉर्पोरेट फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि ये जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां, अब देखो कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो अगर ऐसा रॉ मटेरियल है जो खेती से मिलता है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से मिलता है, तो उस कंडीशन में ये कंपनियां क्या करती हैं, ये कंपनियां खुद की अपनी जो ज़मीन है वो या तो खरीद लेती है या एक तरह से जो हम रेंट वाला जो सिस्टम होता है उस पर ले लेती है और खुद एग्रीकल्चर करती है। मतलब कंपनी अपने खुद के खेत जो है खुद का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करती है, अपनी अपना जो रॉ मटेरियल, अपने जो उसको कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए उसे जो सामान चाहिए होता है उसके यूज के लिए, यानी कि बड़े लेवल पर कंपनियां जो हैं वो खेती करती है, एग्रीकल्चर करती है। तो उस तरह की जो फार्मिंग है उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग। एक तो देखो किसान जो है वो करते हैं खेती, उनके अपने खेत हैं, उनके अंदर अपना एक छोटे लेवल पर, लेकिन बड़े लेवल पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अगर खेती करती है, फार्मिंग करती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग। अब क्यों करती है ये, क्योंकि कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल वगैरह की ज़रूरत होती है, तो उस पर्पज़ के लिए ये कंपनियां जो हैं वो अपने खुद का ही प्रोडक्शन कर लेती है, क्योंकि भाई खुद का प्रोडक्शन करती है तो इनको टाइम पे मिल भी जाता है प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल है वो, और एक सस्ते रेट में, मतलब प्राइस भी जो है उसकी कॉस्ट भी कम आती है, खर्चा भी कम आता है। तो अब जैसे देखो कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, चिप्स बनाने के लिए इनको जो है पोटैटोज की नीड होती है, ठीक है, आलू की नीड होती है। तो क्या करती है कंपनी, अपने खुद के खेत जो है वो ले लेती है और आलू का जो प्रोडक्शन है वो खुद कर लेती है अपने खेतों के, और फिर अपनी जो चिप्स बनाने के लिए उसको ये जो आलूओं की नीड होती है, जो पोटैटोज की नीड होती है, वो अपने खेत से सप्लाई कर लेती है। तो इस तरह से कंपनियां जो है वो खेती करती हैं। अब देखो ये जो कॉरपोरेट फार्मिंग होती है इसका एक तरह से काफ़ी ज़्यादा और भी अलग अलग सेक्टर्स के अंदर मेन रोल होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करती है। अब देखो कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां अगर एग्रीकल्चर करेंगी तो उनके पास अच्छे रिसोर्सेज भी होंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी भी होगी, तो इससे क्या है कि जो रिसर्च है, एग्रीकल्चर एजुकेशन है, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इम्प्रूवमेंट आएगी। वो जो ये जो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं इनका भी एक तरह से इन्फ्लुएंस जो है, एक इनका जो भी डेवलपमेंट होगा एक तरह से कॉरपोरेट फार्मिंग की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, यानी कि जो प्लानिंग पीरियड था इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद, हमारी आज़ादी के बाद, हमारी जो इंडस्ट्री, हमने जो प्लान्स बनाने स्टार्ट किए थे, 5 ईयर प्लान, जो हमने प्लानिंग जो हमारा पीरियड रहा, तो उस पीरियड के दौरान, उस समय के दौरान हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई उसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव रहा हमारे इंडिया के अंदर, यानी कि जब अगर हम बात करें हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम की और अब करंट टाइम पीरियड की, तो हमने काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसके अंदर ग्रोथ की, यानी कि जो स्ट्रक्चर है हमारी इंडियन इंडस्ट्री का वो उसके अंदर एक काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने को मिला हमारे प्लानिंग पीरियड के दौरान जब हमने प्लान्स बनाए थे। तो अब देखो क्या क्या ग्रोथ, क्या क्या डेवलपमेंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिली। सबसे पहले है सिग्निफिकेंट ग्रोथ रेट। जो ग्रोथ रेट है हमारी
कि किस ग्रोथ से हमारे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हाई है। देखो 5.7 टू 7.2 पीसी थी 1956 की या 65 की बात करें तो हम, और ये अब जो है इंक्रीज होके मतलब 1995 में ये इंक्रीज होके 12.8 तक आ गई थी। तो ये जो मतलब यही तो टाइम पीरियड था प्लानिंग पीरियड, तो जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रही हमारी प्लानिंग पीरियड के दौरान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट है इंक्रीज इन शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी कि हमारे पूरे देश की जो इनकम है उसके अंदर जो शेयर है इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ। देखो हमने बात की थी हरियाणा इकोनॉमी वाली वीडियो में भी कि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो नेशनल इनकम के अंदर सबसे ज़्यादा था। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो मेन सेक्टर था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने हमारे प्लान्स बनाए, हमने ग्रोथ की, वैसे वैसे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का जो शेयर है नेशनल इनकम के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। अब बात करें 1950-51 की तो जीडीपी में 16.1% जो है शेयर था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, लेकिन यही शेयर 1991 में 25 हो गया था। ठीक है, 25 तक आ गया था। तो इस तरह से हम देखें जो शेयर है इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, इंक्रीज हुआ है जो ये प्लानिंग पीरियड रहा हमारा इसके दौरान। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर जिनके अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि गवर्नमेंट ने जिनके अंदर कंपनियां लगा रखी है उसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। तो ये जो पब्लिक सेक्टर का शेयर है ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया। अब देखो ये तो हमारे प्लान्स के दौरान ही था। पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने किन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की? जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सेक्टर हैं उनके अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। तो इससे हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, यानी कि बड़ी बड़ी पब्लिक जो सेक्टर की कंपनियां हैं वो बनी। अब देखो जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो उस टाइम पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो सेक्टर हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। तो अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो सेक्टर्स होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। तो लॉन्ग टाइम के लिए प्राइवेट सेक्टर तो इतना रिस्क नहीं ले सकते उस टाइम पे जब इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी नहीं है। तो गवर्नमेंट को ही पैसा लगाना था इन सेक्टर के अंदर। तो गवर्नमेंट ने जब इन सेक्टर के अंदर पैसा लगाया प्लानिंग पीरियड के दौरान तो हमारा पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुई। अगर बात करें बेसिक कोर इंडस्ट्रीज़ की तो किन सेक्टर्स के अंदर जो पब्लिक सेक्टर है उसका बेस था वो था जो पावर इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर है, एटॉमिक एनर्जी है, मशीन बिल्डिंग है। इन पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर जो पब्लिक सेक्टर है उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, उसका शेयर। नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बेस। अब देखो अगर पब्लिक सेक्टर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे हमारा इंडस्ट्रीज़ का जो बेस है, अब इंडस्ट्रीज़ का बेस क्या होता है? इंडस्ट्रीज़ का बेस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ये हमने पार्ट 1 में बात की थी। ठीक है, इसी वीडियो के पार्ट 1 में बात की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो चीज़ें समझी थी ना। तो अब आपने वो पार्ट 1 का रखा तभी आपको ये पार्ट 2 वाली चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो इंडस्ट्रियल बेस का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बेस मिलेगा, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के लिए बेस, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होगी, अच्छा पूरा जो एक तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, अच्छे रोड वगैरह होंगे। ठीक है, पूरा जो एक बेस है वो अच्छे से मिलेगा इंडस्ट्रीज़ को, तो और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ करेंगी। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को जो बेसिक नीड होती है जिन सेक्टर्स की वो अगर उन्हें अच्छे से मिलेंगे तो इंडस्ट्रीज़ भी ग्रोथ करेगी। तो जो इंडस्ट्रियल बेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ हमारा प्लानिंग पीरियड के दौरान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक तरह से डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई प्लानिंग पीरियड के दौरान। अब हम बात करते हैं, ये दो रहेगी सॉरी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है कि हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसके अंदर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई, काफ़ी ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। तो
उसको हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। नए नए तरीके जो हैं प्रोडक्शन के वो लाए गए। तो ये प्लानिंग पीरियड के दौरान ये भी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई इंडस्ट्रीज सेक्टर के दौरान। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि हमारी जो डिपेंडेंट है, हम जो डिपेंड थे दूसरे देशों के ऊपर कुछ हमारी बेसिक नीड्स के लिए, वो डिपेंडेंट कम हुई, यानी कि वो डिपेंडेंस जो है वो कम हुई। हम सेल्फ रिलायंट हुए काफ़ी हद तक। फुल्ली तो अभी भी सेल्फ रिलायंट नहीं है हम, यानी कि सारी चीज़ों की हमारे देश के अंदर जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है वो सारी हम खुद से पूरी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक हम सेल्फ रिलायंट हुए प्लानिंग पीरियड के दौरान। काफ़ी जो हमारा ये जो गोल है सेल्फ रिलायंट का, इसको हमने काफ़ी हद तक अचीव किया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आई इंडस्ट्रीज सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ के लिए। अब देखो काफ़ी सारी इंडस्ट्री पॉलिसीज आई, लेकिन हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट जो है उसी को हम डिस्कस करेंगे। ये है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, क्योंकि बाकी जो है वो छोटी छोटी हैं। जैसे बीच बीच में आई थी जो 1950 से लेकर 1991 के बीच में काफ़ी सारी आई थी पॉलिसीज, 7-8 पॉलिसी हैं, लेकिन उनमें कुछ इतना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। और अब हमारा सिलेबस भी इतना ज़्यादा वाइड है, तो हम इतनी डीप में चीज़ें एग्जामिनर जो है हम ये मान के चलते हैं कि नहीं पूछेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1991 वाली है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स किए हमारे इंडस्ट्रीज जो सेक्टर है उसके अंदर, यानी एक तरह से किस तरीके के रिफॉर्म्स किए। जो मार्केट फोर्सेज हैं, फ्री एक तरह से फ्री जो मार्केट है उसका पूरा एक जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया। ठीक है, उसको प्रमोट किया गवर्नमेंट ने। फ्री मार्केट फोर्सेस की जो फैसिलिटीज़ है उसका डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टेप लिए, ताकि जो मार्केट की एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो सके। तो इसके लिए 3 मेजर स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए, 3 मेजर रिफॉर्म्स हम बोल सकते हैं, जिनको हम LPG के नाम से जानते हैं। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम LPG पॉलिसी भी के नाम से भी जानते हैं। अभी LPG क्या है? LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये आपने 11th-12th क्लास से आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, अब ये क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब है लिबरल करना, एक तरह से ढील देना। जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई, एक तरह से ढील दी गई। अब जो गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम किया गया, यानी कि अब कोई भी बिजनेस को बनने मतलब कोई भी बिजनेस को स्टार्ट होने के लिए जो लाइसेंस वगैरह से रिलेटेड, पूरे जो सेटअप से रिलेटेड जो स्ट्रिक्टनेस थी रूल्स रेगुलेशंस की, उनमें ढील दी गई। अब बिजनेसेस का एक तरह से क्रिएट होना, बिजनेसेस जो है नए क्रिएट होना बिल्कुल आसान हो गया। लिबरलाइजेशन इस ये जो लिबरलाइजेशन वाला जो सिस्टम है इसके अंदर ये स्टेप लिए गए। नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन यानी कि जो बिजनेस है उनके अंदर प्राइवेट सेक्टर का शेयर जो है उसको इंक्रीज करने के लिए स्टेप लिए गए। प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज किया गया, कि प्राइवेट सेक्टर भी आए और बिजनेसेस अपने अपने खोलें। इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले ना कुछ सेक्टर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ इन एरिया के अंदर अपना बिजनेस जो है वो ओपन कर सकते हैं, और वो काफ़ी कम थे। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है इसको हटाया गया। अब जो है प्राइवेटाइजेशन के दौरान क्या किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर को ओपन कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए, कि प्राइवेट सेक्टर भी अपना बिजनेस जो है इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर अपना खोल सकते हैं। नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या किया गया कि जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसका दूसरे देशों के साथ ट्रेड करने की परमिशन दे दी गई। यानी कि अब हमारे जो कंट्री है वहाँ के लोग जो हैं दूसरे देशों के साथ बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। दूसरे देशों के जो कंपनियाँ वो हमारे यहाँ पर आके सामान बेच सकती है, और हमारी कंपनियाँ भी बाहर जाके सामान जो बेच सकती है। ये मतलब एक तरह से फ्री ट्रेड वाला जो सिस्टम है उसको लॉन्च किया गया। यह था ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो लिबरलाइजेशन यानी कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनमें ढील दी गई, उनको कम किया गया। प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है मार्केट के अंदर उसको बढ़ाया गया। ग्लोबलाइजेशन यानी कि दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड है उसमें फ्रीडम दी गई। अब कुछ और स्टेप जो इस न्यू जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1991 वाली, इसके अंदर लाए गए। सबसे पहले अलाउड डोमेस्टिक फर्म टू इम्पोर्ट बेटर टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। अब देखो जो हमारी डोमेस्टिक फर्म यानी कि हमारी जो इंडिया के अंदर जो फर्म्स है, जो कंपनीज हैं, उनको
बाहर से दूसरे देशों से नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनको खरीदने के लिए अलाउ किया गया। यानी कि अब जो कंपनियां हैं वो दूसरे देशों से नई टेक्नोलॉजी खरीद सकती हैं। अब जैसे नई नई टेक्नोलॉजी खरीदेगी दूसरे देशों से, तो वैसे उनकी जो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग वाला जो उनकी सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा। अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो ये मेजर स्टेप लिया गया। नेक्स्ट, मैक्सिमम एफडीआई लिमिट इज 100%। अब देखो एफडीआई यानी कि दूसरे देशों से जो पैसा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर आती है, उस इन्वेस्टमेंट में पहले गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि दूसरे देश वाले जो है वो हमारे यहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर एक परसेंटेज तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर ढील दी गई। अब कुछ सेलेक्टेड सेक्टर के अंदर 100% एफडीआई की जो लिमिट है उसको अलाउ कर दिया गया। और ज़्यादा दूसरे जो एफडीआई है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि दूसरे देशों से और ज़्यादा पैसा हमारे कंट्री के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो है, एक बोर्ड जो है वो स्टेबलाइज किया, जिसका काम था ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। ठीक है, ये एक सिंगल विंडो एफडीआई क्लियरेंस एजेंसी थी। यानी कि अब देखो बाहर के लोग, अगर बाहर की कंपनी हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है तो कुछ गवर्नमेंट की परमिशन के लिए कुछ क्लियरेंस वगैरह वाला जो सिस्टम है, मतलब कोई परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, तो वो परमिशन का जो सिस्टम है उसको वो उस एजेंसी को में मतलब एक तरह से रिफॉर्म्स लाए गए। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस एजेंसी जो है वो सेटअप की गई। ठीक है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए आसान हो जाए हमारे यहाँ पर पैसा लगाना। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है उसको अबोलिश कर दिया गया। अब देखो कोई भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए हमारे यहाँ पर पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, लाइसेंस की भाई पहले लाइसेंस लो, फिर आप ये अपनी इंडस्ट्री जो है वो लगा सकते हो। लेकिन अब गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन लेके आई, लिबरलाइजेशन यानी कि छूट दी गई। तो इस छूट के दौरान क्या किया गया, गवर्नमेंट ने ये जो लाइसेंस वाला जो सिस्टम था इंडस्ट्री के अंदर, इसको ख़त्म कर दिया। सिर्फ 18 जो इंडस्ट्री हैं, 18 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी सारे इंडस्ट्री में ये लाइसेंस की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। यानी कि कुछ 18 इंडस्ट्री सेलेक्ट की गई जो हमारे सिक्योरिटी पर्पज से इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री थी। उनको छोड़ के कोई भी अगर पर्सन इंडस्ट्री अपनी लगाना चाहता है तो उसको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये नया रिफॉर्म लाया गया। उसके बाद ये जो MRTP एक्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब ये MRTP एक्ट जो है वो पहले से ही था, मोनोपोलिस्टिक और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट। इसका क्या काम था, इसका काम था मोनोपोलीज को एक तरह से कंट्रोल करना। मोनोपोली क्या होती है कि जो कंपनियां हैं वो क्या करती है, आपस में मर्ज हो जाती हैं और पूरी जो एक कंपनी जो है उसका एक मोनोपोली हो जाती है। अपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा भी होगा, मोनोपोली एक अकेली कंपनी रह जाती है मार्केट के अंदर। फिर वो अपने मर्जी से प्रोडक्शन करती है, अपने मर्जी से प्राइस चार्ज करती है। तो इस मोनोपोलीज को की कंपनियां मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट जो है वो चल रहा था। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी जो टर्म कंडीशंस वगैरह हैं, इसकी जो रूल्स पॉलिसीज, मतलब एक तरह से इसके अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। उनमें रिलैक्सेशन जो है वो 1991 के अंदर दी गई। ठीक है, अब देखो 1991 में रिफॉर्म्स लिए गए थे, तो ये एक्ट तो पहले से ही था। तो इस एक्ट के अंदर रिलैक्सेशंस जो है वो दी गई 1991 के अंदर, क्योंकि एक तरह से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी इसने कंपनीज के ऊपर। तो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो उससे क्या है, इंडस्ट्रीज जो है बिजनेसेस में ग्रोथ नहीं करेंगे। लेकिन हमने 1991 का पर्पज रखा था इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करवाना है, तो इसलिए इसके जो रूल्स रेगुलेशन थे उनमें रिलैक्सेशन छूट दी गई। फिर ये 1991 में तो सिर्फ रिलैक्सेशन दी गई, लेकिन 2000 के अंदर क्या किया गया, इसको रिप्लेस करके, इसको चेंज करके नया एक्ट ही बना दिया जिसका नाम है कंपटीशन एक्ट 2000। तो ये जो कंपटीशन एक्ट है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, इसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशन थे उनमें रिफॉर्म किया गया। इसका पर्पज भी यही था कि कंपटीशन को प्रमोट करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर कंपटीशन हो। अब देखो जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतने अच्छे से जो सिस्टम है, मार्केट जो है वो ग्रो करेगा। कैसे, अब देखो एक सिंगल कंपनी है, यानी कि उसी की मोनोपोली है, वो अपने मर्जी से प्रोडक्शन कर रही है, अपने मर्जी से, उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो वो अपने मर्जी से प्राइस चार्ज करेगी, अपने मर्जी से प्रोडक्शन करेगी, ना अपने जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेगी, क्योंकि उसको पता है कि वो कैसा भी सामान बनाए उसका तो सेल होना ही है, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है उसका। लेकिन अगर कंपटीशन होगा मार्केट के अंदर तो इससे क्या होगा कि 2-3 फर्म है। अब देखो ये अगर फर्म अपनी सिस्टम को इम्प्रूव करेगी, अपना प्रोडक्शन, अपनी एफिशिएंसी इम्प्रूव करेगी, तो ये कम प्राइस पे अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी।
तो अब देखो सारे कस्टमर तो इससे खरीदेंगे क्योंकि इसने अच्छी अपना एफिशिएंसी इंप्रूव कर रखी है। तो ये कंपनियां क्या करेंगी, ये कंपनियां भी इस कंपनी को देख के सीखेंगी, नई नई टेक्नोलॉजी का अपने सिस्टम के अंदर यूज करेगी और अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो इस तरह से ये भी अपना प्राइस जो है वो कम करने की कोशिश करेंगे, अपनी कॉस्ट मतलब प्राइस जो है वो कम चार्ज करने की कोशिश करेगी, अपनी कॉस्ट को वाली जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करेगी। तो इस तरह से ये सारे जो है वो एक दूसरे से देख देख के कंपटीशन में अपना पूरा जो इंडस्ट्रियल अपना जो पूरा इंडस्ट्रीज़ के अंदर अपना जो पूरा बिजनेस है उसके अंदर ग्रोथ करेंगे, उसकी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव करेंगे। तो इसीलिए कंपटीशन को बनाए रखना मार्केट के अंदर जरूरी होता है। तो इसीलिए ये कंपटीशन एक्ट 2000 जो है वो पास किया गया था, एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये कुछ मेजर एक तरह से रिफॉर्म्स लिए गए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के दौरान, जिसको हम LPG के नाम से भी जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब हम बात करते हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने के लिए पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई। इस पॉलिसी का क्या पर्पज़ था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका शेयर जीडीपी के अंदर ग्रो करवाना, ठीक है, जीडीपी के अंदर जो शेयर है उसको बढ़ाना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। अब देखो 2-3 तरह के सेक्टर, अलग अलग तरह के सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है इसका पर्पज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है इसको ग्रो करवाना हमारी इकोनॉमी के अंदर। अब बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रोल की, तो इकोनॉमी के अंदर हमारी जो अर्थव्यवस्था उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मेन रोल होता है। क्यों? क्योंकि अब देखो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही तो हम हमारा जो प्रोडक्शन वगैरह वाली जो चीज़ें हैं वो करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है, यानी सबसे ज़्यादा जॉब जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही मिलती है। अब देखो एग्रीकल्चर का हाल देखें, वो तो हमारा पहले से ही एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखें तो वो वहाँ पर तो ओवर पॉपुलेशन लगी हुई है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में इतनी ज़्यादा जॉब जनरेट नहीं हो सकती, क्योंकि एक्चुअल में काम जो है लेबर की ज़रूरत जो है वो कहाँ पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग में ही। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जॉब के क्रिएशन के अंदर एक मेन रोल है। तो जीडीपी में शेयर बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की। अब इस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का पर्पज़, ये दो तो पर्पज़ थे ही, उसके अलावा जो रूरल यूथ है, जो गांव का यूथ है, उसके अंदर नई नई स्किल्स जो है वो एम्प्लॉय करना, ताकि जो रूरल यूथ है वो एम्पावर हो सके, ठीक है, उसको नई स्किल्स आ सके और उसका जो इकोनॉमी के अंदर रोल जो है वो इम्प्रूव हो सके। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो भी एक मेन पर्पज ऑब्जेक्टिव जो है वो था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का। क्यों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो कंटिन्यू रह सके। अब ये नहीं है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग, हमारा सेक्टर इंप्रूव करना है तो हम मैन्युफैक्चरिंग ही करते रहें, हमें ये देखना है कि वो मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से करें कि वो फ्यूचर तक सस्टेन रह सके, ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज करना मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कि वो सस्टेन कर सके लंबे टाइम तक। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के। सबसे पहले इंक्रीज की बात करें, इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ है उसको बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना। टारगेट रखा गया था 25% नेशनल जीडीपी के अंदर 2022 तक, ये मेन टारगेट रखे गए थे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की। उसके अलावा 100 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट की जाएँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर 2022 तक। नेक्स्ट, क्रिएट अप्रोप्रिएट स्किल्स। अब देखो जो गांव के जो रूरल माइग्रेंट्स हैं और जो अर्बन पुअर हैं, यानी कि जो शहरों के जो गरीब लोग हैं, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए ताकि वो जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एक रोल प्ले कर सके। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो लेबर की ज़रूरत होती है वो लेबर भी स्किल्ड होनी चाहिए, और ज़्यादातर वो लेबर है वो कहाँ से आती है, वो रूरल माइग्रेंट से आती है, या फिर जो शहरों के जो गरीब लोग हैं वो एक तरह से लेबर वर्कफोर्स के फॉर्म में काम करते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो उनकी स्किल जो है वो इम्प्रूव की जाए, उसको एक तरह से इंक्रीज किया जाए, ये ऑब्जेक्टिव था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का। नेक्स्ट, इंक्रीज इन डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन और टेक्नोलॉजिकल डेप्थ इन मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग हमारा सेक्टर है उसके अंदर टेक्नोलॉजी जो डेप्थ है, टेक्नोलॉजी जो है
उनको इम्प्रूव किया जाए, उनको इंक्रीज किया जाए, और जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है उसको भी बढ़ाया जाए, उसको इंक्रीज किया जाए। नेक्स्ट, एनहेंस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि ग्लोबल लेवल पर, एक वर्ल्ड लेवल पर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्रो करे। हमें ऐसी पॉलिसी बनानी है कि हम एक ग्लोबल लेवल पर पूरी होल वर्ल्ड पर हमारी जो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका एक मेन रोल हो, हम वहाँ पर एक कंपटीटर की तरह एक रोल प्ले करें उस पर ग्लोबल लेवल पर। इस चीज़ को एनहेंस करना, यानी कि हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना एक मेन पर्पज था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का। उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी की तो हमने बात कर ही ली कि सस्टेनेबल तरीके से हमें ग्रोथ करनी है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम एक्सप्लॉयट करे जाएँ, उनको ख़त्म करे जाएँ हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। नहीं, हमें एक सस्टेन तरीके से ग्रोथ जो है वो करनी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। ठीक है, अब देखो क्या पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट ने यूज़ किए मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के दौरान यानी कि कुछ एक तरह से कुछ तरीकों का यूज करती है गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो क्या तरीके थे? सबसे पहले रेशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस, कि जो बिजनेसेस की रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है उसको सिंप्लीफाई, उसको आसान किया जाए। ठीक है, ज़्यादा ये रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टनेस जो है उसको कम की जाए ताकि आसान हो बिजनेसेस का बनना। अब जैसे जितने आसानी से बिजनेसेस डेवलप होंगे, क्रिएट होंगे, उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमारा ग्रो करेगा। उसके अलावा सिंपल एंड एक्सपीडियस एग्जिट मैकेनिज्म, यानी कि अगर कोई बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है तो उसका बंद होना, ठीक है, वो उसका उस पर्टिकुलर सेक्टर से एग्जिट करने का जो मैकेनिज्म है उसको भी आसान किया जाए, उसको आसान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी को खरीदने से रिलेटेड और नई नई टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया के अंदर ही डेवलप हो, इसके लिए मेजर स्टेप लिए ताकि जितनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन मेजर्स। गवर्नमेंट ने ऐसे मेजर्स जो है, ऐसे स्टेप लिए कि जहाँ पर जो इंडस्ट्रियल मैन है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, उनकी स्किल जो है उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने नए नए प्रोग्राम जो है, मेजर्स जो हैं वो लिए, ताकि जितनी ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स होगा उतना ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी से वो काम करेंगे। ठीक है, ये कुछ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग जो पॉलिसी है उसके दौरान। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इसकी हम बात करते हैं। अब देखो, लार्ज स्केल का मतलब है बड़े स्केल पर जो इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं, काम करती हैं। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके अंदर सब कुछ बल्क के अंदर होता है, बड़े अमाउंट के अंदर होता है, यानी कि रॉ मटेरियल की बात करें, पैसे की, कैपिटल की बात करें, वर्क फोर्स यानी कि एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो सारे बड़े लेवल पर होते हैं, बड़ी अमाउंट के अंदर होते हैं। तो उन इंडस्ट्रीज़ को हम बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उनमें जो फिक्स्ड एसेट्स की बात करें हम कि कितनी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर पैसा लगा होता है, तो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा अमाउंट का अगर पैसा लगा हुआ होता है तो उनको हम कंसिडर करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि बड़े स्केल पर जो इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं। ये अब देखो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिटल लगती है, पैसा लगता है, काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स जो है इसके अंदर काम करते हैं। तो इतना बड़े स्केल पर ये इंडस्ट्री है तो इनका रोल जो है इकोनॉमी के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर अच्छी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, अच्छी ग्रोथ है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उसका इफेक्ट इकोनॉमी के अंदर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर भी ग्रोथ होगी। एक मेन रोल प्ले करती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एक इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के अंदर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज किन सेक्टर के अंदर है? तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो मेन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की हमारे इंडिया के अंदर। सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है, सिल्क इंडस्ट्री है, उसके अलावा है सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन या आईटी इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इंडस्ट्री। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर 3 इंडस्ट्री दी हुई हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी? आयरन और स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और ये जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, ये इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री की। तो अब देखो, ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ये वैसे तो मतलब काफ़ी 18 समथिंग पीरियड के दौरान स्टार्ट हो गई थी, लेकिन
अगर हम बात करें एक बड़े लेवल पर जो एक स्टील का जो प्लांट है वो कब स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो है वो हमारे इंडिया के अंदर 1907 के अंदर सेटअप किया गया, ठीक है, 1907 के अंदर, जिसका नाम था मतलब जिसको किसने सेटअप किया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा पहला जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है वो सेटअप किया गया 1907 के दौरान, ठीक है। अब देखो कुछ एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर, अब देखो ये जो इंडस्ट्री है इसके मतलब एग्जाम में से कैसे सवाल आ सकते हैं, तो ये जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं कि कब ये इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, अब करंट में इसका क्या स्कैनेरियो है, तो ऐसी ही चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब मीनिंग का तो आपको पता ही है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री यानी कि जहाँ पर आयरन का, स्टील का, इनका प्रोडक्शन किया जाता है जिन इंडस्ट्रीज के दौरान। तो अब इनसे रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं उनको हम बात करते हैं। तो अब बात करें पहले इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की, तो वो टाटा आयरन और स्टील कंपनी के द्वारा 1907 के अंदर सेटअप किया गया था। अब करंट की डेटा की बात करें तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, 7th लार्जेस्ट, यानी कि अगर पूरे होल ग्लोब के हिसाब से देखें हम पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया का 7th प्लेस है, ठीक है, 7th सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया स्टील के प्रोडक्शन का। ये जो स्टील इंडस्ट्री है इसके मतलब ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है इसको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो मतलब कैटेगरी है उसके अंदर आते हैं मेन प्रोड्यूसर, यानी कि जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जो प्रोडक्शन करती हैं आयरन और स्टील का। उसके बाद आते हैं मेजर प्रोड्यूसर और उसके बाद आते हैं सेकेंडरी प्रोड्यूसर। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेन प्रोड्यूसर की, तो कि मेन प्रोड्यूसर हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन है, कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो ये इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जो कि है सेल स्टील, ये जो इंडिया लिमिटेड है ये गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। उसके अलावा टिस्को और RINL ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्री के। 50% जो प्रोडक्शन है आयरन और स्टील का वो इन कंपनीज के दौरान किया जाता, मतलब इन कंपनी के द्वारा किया जाता है। कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो अब देखो ये था इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, लेकिन वैसे स्टार्ट कब हुआ हमारे यहाँ पर आयरन और स्टील का जो प्रोडक्शन है वो, तो ये हमारे यहाँ पर जो बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, ये कंपनी का नाम है बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, इसने 1870 के अंदर स्टार्ट किया था, ठीक है। जो फर्स्ट हम स्टील इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं वो उसकी जो स्टार्टिंग है वो बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी के द्वारा 1870 के अंदर की गई थी वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। अब देखो ऐसा अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट को कहाँ पर सेटअप किया गया था, तो वो जो है वो टाटा आयरन कंपनी के द्वारा 1907 के अंदर स्टार्ट किया गया था। लेकिन स्टार्टिंग में ये जो इंडस्ट्री है इसकी शुरुआत ही कब हुई थी, तो वो वेस्ट बंगाल के अंदर हुई थी बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी के द्वारा 1870 के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद लार्ज स्केल की अगर हम बात करें, लार्ज स्केल पर बड़े लेवल पर स्टील का जो प्लांट है वो टिस्को जो कंपनी है उसके द्वारा जमशेदपुर में 1907 के अंदर सेटअप किया गया था, ठीक है, लार्ज स्केल पर। एक मिनट, यहाँ पर है फर्स्ट लार्ज स्केल स्टील प्लांट टिस्को के द्वारा जमशेदपुर में। हाँ ये टिस्को ये स्टील कंपनी है, यहाँ पर ही रिपीटेड थिंग्स लिख रखी है, ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ही टिस्को है, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और वो यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म है, वहाँ पर इसका डिटेल में, ठीक है। ये लोकेशन भी यहाँ पर आएगी जमशेदपुर के अंदर 1907 के अंदर। अब ये 1907 में था फर्स्ट लार्ज स्केल, और ये मतलब स्टार्टिंग ही हुई थी यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट स्टील इंडस्ट्री की स्टार्टिंग हुई थी 1870 के अंदर। और लार्ज स्केल पे बात करें तो ये जो टिस्को कंपनी है इसने जमशेदपुर के अंदर 1907 के अंदर अपना जो ये प्लांट है वो लगाया था। इसके बाद ये जो इसको कंपनी है इसने 1919 में, ठीक है, ये सेकंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फर्स्ट याद रखना है। और बिल्कुल स्टार्टिंग कब हुई थी, वो 1870 के टाइम पे हुई थी, ठीक है। ये दोनों जो कंपनियां हैं, ये टिस्को और ये जो इसको, ये दोनों प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर है, ये याद रखना आपको। फिर गवर्नमेंट ने कब में अपनी कंपनी जो है वो स्टील सेक्टर के अंदर लगाई, 1974 के अंदर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो बनाई गई स्टील इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के पर्पज के लिए। ये भी एक बड़ी पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी है जिसका मेन काम है स्टील इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की। तो जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसकी जो स्टार्टिंग है वो कब हुई थी, 1914 से शुरुआत हुई। सबसे पहले जो इंडिया सीमेंट कंपनी लिमिटेड है
उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है, प्रोडक्शन जो है वो सीमेंट का स्टार्ट किया गुजरात के अंदर, पोरबंदर गुजरात के अंदर। अपना सबसे पहले ये जो कंपनी है इंडिया सीमेंट कंपनी लिमिटेड, ये इसने अपनी शुरुआत की सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग की 1914 के अंदर, ठीक है। ये सिस्टेमेटिक्स सही तरीके से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। उससे पहले भी जो है वो थोड़े मतलब इतने अच्छे तरीके से पूरा जो सिस्टम के साथ नहीं होती थी। 1914 के अंदर सिस्टेमेटिक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की गई इस कंपनी के दौरान। अब प्रेजेंट की बात करें सीमेंट इंडस्ट्री की, तो अब हमारे यहाँ पर 124 लार्ज सीमेंट यूनिट्स जो है वो काम करती हैं। उसके अलावा 300 जो मिनी यानी कि छोटे सीमेंट के प्लांट्स जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। टोटल कैपेसिटी की बात करें तो ये जो सारी सीमेंट की यूनिट हैं और ये जो मिनी सीमेंट प्लांट हैं, इनकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 151 मिलियन टन्स हैं। अब करंट की अगर हम बात करें हमारी सीमेंट इंडस्ट्री की कितनी कैपेसिटी है, कुछ और करंट से रिलेटेड बात करें तो अब देखो 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इंडिया। अगर हम बात करें इसके आयरन और स्टील के बारे में, तो ये जो 7th है ना, आप ये याद रखना, कई जगह पे तो ये 7th मिलेगा आपको, कई जगह पे 8th। तो एग्जाम में जो भी आए आप उस पर टिक कर देना, ठीक है, 7th या 8th। कई जगह पे तो ये साइड पे 7th मिलता है और कई जगह पे 8th। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये 100% यहाँ पर 7th ही नहीं है, 90% केसेज में तो ये 7th है, लेकिन कुछ केसेज में अगर एग्जाम में आ जाए 8th ही ऑप्शन में हो तो आपको 8th पे क्लिक करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर थे, तो अब देखो इंडिया का सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर कितना शेयर है। तो 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया सीमेंट के सेक्टर के अंदर। जो टोटल ग्लोबल कैपेसिटी है उसका 7% जो है वो इंडिया करता है, ठीक है। मोर देन 7% से भी ज़्यादा जो शेयर है वो इंडिया का है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, ग्लोबल एक लेवल पर देखें तो हम, ठीक है। अब कुछ और रिसेंट इनिशिएटिव की बात करें तो ये जो स्मार्ट सिटी वाला जो प्लान था हमारा, मिशन स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो हमने पढ़ा भी था। ये 98 नहीं है, ये 100 है, ठीक है। 100 डेवलपमेंट मतलब कि हम स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे 100। ये जो एक हमारा इनिशिएटिव मिशन है, इसका भी एक तरह से इसके अंदर भी जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसके बूस्टेज के यानी कि उसके बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज है। अब देखो ज़्यादा जितनी स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे यानी कि वहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वाली चीज़ें बनेंगी तो उतनी ज़्यादा सीमेंट की जो है वो डिमांड होगी। तो इससे जो सीमेंट जो हमारी इंडस्ट्री है, ये जो सीमेंट वाला जो सेक्टर है, इसकी ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर हम बात करें करंट में अब कौन कौन सी मेजर कंपनियां जो है वो सीमेंट इस इंडस्ट्री के अंदर, सीमेंट सेक्टर के अंदर वर्क कर रही हैं, तो वो ये इंपॉर्टेंट 3 कंपनियां हैं। ACC सीमेंट, आपने नाम भी सुना होगा, दलमिया और अल्ट्राटेक सीमेंट। ये 3 मेजर कंपनी है हमारे जो ये जो सीमेंट वाला जो सेक्टर है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की। अभी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री क्या होती है, इससे पहले हम पेट्रोकेमिकल वर्ड का मीनिंग समझते हैं। पेट्रोकेमिकल का मतलब होता है कि पेट्रोल जो होता है हमारा पेट्रोल, उस पेट्रोल का यूज करके कुछ केमिकल जो है वो बनाए जाते हैं। तो उस जो सेक्टर है, उस जो इंडस्ट्री जहाँ पर ये जो मतलब जो पेट्रोलियम है उसका यूज करके जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, केमिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उस मतलब जहाँ पर ये चीज़ की जाती है उस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। पेट्रोकेमिकल यानी कि केमिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं पेट्रोलियम से, ठीक है। अब इसके अंदर 2 मेन पेट्रोकेमिकल वेरिएंट्स होते हैं, पेट्रोकेमिकल के 2 वेरिएंट्स होते हैं, एक ओलेफिन्स और एक एरोमेटिक्स। ओलेफिन्स के अंदर 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एथिलाइन और प्रोफेलाइन। और जो एरोमेटिक्स है इसके अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड होती है, बेंजीन, टोल्यून और एक्सेलिन। ये इतनी ज़्यादा आपके ये थोड़ी सी इतनी डिटेल साइंस वाली चीज़ें एग्जाम में आई थिंक नहीं आएंगी। आपको बस ये पता होना चाहिए कि पेट्रोकेमिकल का मतलब क्या होता है। पेट्रोकेमिकल यानी कि पेट्रोलियम से बनने वाले जो केमिकल प्रोडक्ट हैं जो उनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री यानी कि इनकी जो इंडस्ट्री होगी वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। अब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का क्या स्केनेरियो है हमारे इंडिया के अंदर, तो एक सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये हमारी कंट्री की, यानी कि इसकी ग्रोथ जो है वो जल्दी जल्दी हो रही है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है ये जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनके लिए एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। फाउंडेशन यानी कि बेस प्रोवाइड करती है। जो मेन जैसे कि कंस्ट्रक्शन वाली इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, ये जो मेन मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्री है इनको फाउंडेशन प्रोवाइड करती है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। क्योंकि ये जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है इनका
यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। इसलिए ये फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। ये जो हमारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, ये हाईली कंसंट्रेटेड है और ओलिगोपोलिस्ट जो है उसके नेचर की है। अब ये ओलिगोपोलिस्टिक और हाईली कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मतलब इस सेक्टर के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां ही जो है वो वर्क करती हैं, मतलब बिजनेस करती हैं। ये नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री, काफ़ी ज़्यादा कंपनियां हैं, ऐसा नहीं है। कंसंट्रेटेड है पावर इस इंडस्ट्री की कुछ मेजर कंपनीज के पास ही। कौन कौन सी मेजर कंपनी है? तो अब देखो, ओलिगोपोलिस्टिक आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, मार्केट का एक टाइप होता है वो एक मतलब मार्केट जहाँ पर सिर्फ कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कंपनियां जो है वो अपना जो है वो ट्रेड बिजनेस करती है, उसको हम बोलते हैं ओलिगोपोलिस्ट। तो ये हमारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की नेचर कैसी है? ओलिगोपोलिस्ट है, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 मेजर कंपनियां ही अपना बिजनेस जो है इस इंडस्ट्री के अंदर डोमिनेट करती है। कौन कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उसके अलावा इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में IPCL के नाम से भी जानते हैं, और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, और हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड HPL। ये 4 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो डोमिनेट कर रही है हमारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि हमारा जो टोटल 100% जो प्रोडक्शन है पेट्रोकेमिकल का, उसमें से 70% प्रोडक्शन जो है वो तो ये 2 कंपनियां ही करती हैं, रिलायंस इंडस्ट्री और ये जो पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन है। अब ये जो कंपनी, ये जो अलग अलग थी, ये भी, इनका भी अमलगलेशन हो गया, यानी कि ये दोनों भी आपस में मिलके एक बन गई, मर्ज हो गई आपस में। ये जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है और पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, और इकट्ठा होने के बाद ये जो टोटल हमारी पेट्रोकेमिकल की कैपेसिटी है उसका 75% जो है वो ओन करती हैं, ठीक है। 70% जो है, 70%, 75 नहीं, 70% जो प्रोडक्शन है वो कैपेसिटी जो है वो इन 2 पर्टिकुलर कंपनीज की ही है। वॉल्यूम की बात करें, कितना प्रोडक्शन जो है वो होता है, तो जो पेट्रोकेमिकल मार्केट है इंडिया के अंदर वो 42.50 मिलियन टन्स की है, और इसकी ग्रोथ जो है प्रोजेक्टेड 2025 तक वो कितनी देखी जा रही है? 49.62 मिलियन टन, ठीक है। ये याद रखना वॉल्यूम कितनी है। कुछ और करैक्टरिस्टिक्स की बात करें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की, तो ये जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो साइक्लिकल है नेचर में। साइक्लिकल का क्या मतलब होता है कि इसकी जो डिमांड है वो अलग अलग टाइम पे होती है। डिमांड और जो सप्लाई है, मतलब चेंजेज होते रहते हैं डिमांड के अंदर। किसी सीजन में तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड, किसी सीजन में फिर उसके हिसाब से प्राइसेस भी हाई होंगे, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिकल नेचर। तो ये जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है ये हमारी साइक्लिकल नेचर की इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइसेज हैं और डिमांड है वो सल्की है, यानी कि कभी किसी टाइम पर ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाती है डिमांड। उसके इस तरह का नेचर है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया के अंदर ही सभी कंट्रीज़ के अंदर ऐसा है, ठीक है। इसका नेचर, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है इसका नेचर। उसके अलावा बात करें, ये जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट होते हैं, उनकी डिमांड, उनका कंजप्शन की बात करें कि उनका कितना यूज किया जाता है, तो उस यूज के मामले की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर लोवेस्ट पर कैपिटा कंजप्शन है, यानी कि सबसे कम यूज जो कंजप्शन जो है वो किया जाता है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का। इसके अगर हम एग्जांपल भी देखें तो ये एक प्रोडक्ट है, एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का ही, पॉलिस्टर। इस पॉलिस्टर का यूज कंजप्शन की बात करें तो इंडिया के अंदर 1.4 kg है, ठीक है। पर कैपिटा कंजप्शन की बात करें, पर पर्सन के बेसिस पे, पर कैपिटा के बेसिस पे देखें तो 1.4 kg है। लेकिन अगर कंपैरिजन देखें हम चाइना का, तो चाइना में ये 6.6 kg है, यानी कि हमारे यहाँ पर 1.4 kg और चाइना में 6.6 kg, कितना डिफरेंस है। और अगर पूरे होल वर्ल्ड की बात करें, यानी कि सारी कंट्रीज का मिला के, तो वो एवरेज जो है वो 3.3 kg है, यानी कि एवरेज से भी हम कितना ज़्यादा कम हमारे यहाँ पर इसका कंजप्शन जो है, इसका यूज जो है वो होता है, ठीक है। ऐसे ही पॉलीमर जो है वो एक प्रोडक्ट होता है, इसके पर कैपिटा कंजप्शन की बात करें तो ये इंडिया के अंदर 4 किलो है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड का एवरेज की तो वो 20 kg है। देखो कितना डिफरेंस है, 20 किलो कहाँ पर और कहाँ पर 4 किलो। इंडिया के अंदर 4 किलो एवरेज यूज है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वो 20 kg है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर आपको याद रखनी है, लोवेस्ट पर कैपिटा कंजप्शन है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का हमारे इंडिया के अंदर। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, मार्केट साइज जो है वो $700 मिलियन है
पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है वो 15% की रेट से है। और मेजर प्लेयर यानी कि कुछ मेन जो कंपनी है वो कौन सी है, रिलायंस है, क्योंकि रिलायंस और वो जो एक और कंपनी थी वो मर्ज होकर 70% जो कैपेसिटी है वो होल्ड करते हैं, ये जो IPCL और रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये, ठीक है। तो इसलिए मेजर प्लेयर जो है वो कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो ये यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं इनको सेटअप करने के लिए कि कहाँ से, मतलब किस एक्ट के थ्रू इनको लाइसेंस मिलता है। ये जो टॉपिक है इसको मैंने वीडियो के अंदर कवर नहीं किया है, ठीक है, ये टॉपिक को हमने वीडियो के अंदर नहीं किया। इसको आप खुद से सर्च करके इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दोगे कि जो बड़ी ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं इनको अपने सेटअप के लिए किस एक्ट के थ्रू लाइसेंस जो है वो मिलता है। यहाँ पर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेगुलेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट और इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट। वैसे आप अपनी कॉमन सेंस से भी बता सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पर जाके सर्च करोगे या कहीं भी किसी भी बुक से सर्च करके इसका आंसर दोगे, और इसका राइट जो आंसर है वो हम कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर देंगे। लेकिन आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बाद में देखना है, पहले खुद से अपना आंसर जो है वो ढूंढ के कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।